हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। A very 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 warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बोरे और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ फ्री हैंड मैपिंग की एक और क्लास। आज की इस क्लास में बेसिकली हम क्या देखने वाले हैं, तो याद रखें आज की इस क्लास में हम अटलांटिक ओशन अर्थात अटलांटिक महासागर की मैपिंग को कवर करेंगे। याद रखिए कि ये वो चैप्टर है जो हमेशा खासकर जो है वर्ल्ड मैपिंग में सामान्यतः महाद्वीपों का अध्ययन करा जाता है और यही एक कारण है, यही एक रीज़न है कि स्टूडेंट जो है वो सतही जानकारी सुपरफिशियल नॉलेज से ही एग्जामिनेशन देने के लिए अपीयर हो जाता है। याद रखें कि महासागरों की मैपिंग दिस वन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। याद रखें कि यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगा सहारा का मरुस्थल कहाँ है। यूपीएससी आपसे अगर मैपिंग पर आधारित प्रश्न पूछता है तो एक बार आप लोग जो है ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट एटलस में पीछे देखें, आपको दिखाई देगा बहुत सारे प्रश्न यूपीएससी ने जो पूछे हैं और उनका नेक्सस ओशंस के साथ है, उनका संबंध ओशंस के साथ है, महासागरों के साथ है। तो आज की इस क्लास में हम जो है अटलांटिक महासागर को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। आई थिंक आप सभी को बेहतर तरीके से याद होगा, हमने इसके पहले हिंद महासागर कवर करा है, इसके पहले हमने जो है वो आर्कटिक महासागर कवर करा है, ये हमारा थर्ड महासागर है। अगर मैं आपसे कहूँ तो वो जानकारी जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सामान्यतः आपको YouTube पर दिखाई नहीं देगी, आप उन जानकारियों तक, उन नॉलेज तक पहुंच रहे होंगे। याद रखिए कि अगर आप इसी प्रकार से कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा इस सीरीज को, थोड़ा सा इन वीडियोस को जो है वो शेयर करें, हम मोटिवेटेड फील करेंगे आप तक इसी प्रकार के वीडियोस को लेकर आने के लिए। तो यहाँ ध्यान दें, अगर मैं आपको क्विकली एक रिकैप दूं तो यहाँ तो पहले तो आप देख पाएंगे कि ये जो है ये अटलांटिक महासागर है, आपको इसके चारों तरफ जो है अलग अलग स्थलखंड, अलग अलग जो है वो कॉन्टिनेंटल एरियाज दिखाई देंगे। मैं इन सभी के बारे में डिटेल में अभी डिस्कस करूंगा। अगर मैं आपसे एक सुपरफिशियल मैनर में एक क्विक रिकैप दूं तो आप इजीली समझ पाएंगे कि हमने जो है वो इसके पहले हिंद महासागर देखा। जस्ट अ सेकंड, याद रखें इसके पहले हमने जो है हिंद महासागर या आप कह लीजिए इंडियन ओशन देखा। इंडियन ओशन के लिए मैंने आपको समझाया था कि इसका नामकरण हर एक महाद्वीप के नाम के पीछे उसका एक इतिहास जुड़ा हुआ है। और याद रखें कि अगर आपने इस चीज़ को समझा और इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाया तो आपका आंसर हमेशा नेक्स्ट लेवल होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं जैसा आंसर आप लिखेंगे शायद 1000 में एक स्टूडेंट भी ऐसा आंसर नहीं लिखेगा। तो एग्जामिनर डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा, इसके लिए आप श्योर रहें। याद रखें जो हिंद महासागर है इसकी नेमिंग के बारे में आपको समझाया था कि 1515 के पहले तक, यानी कि वो समय जब एज ऑफ डिस्कवरी हुई कहां, यूरोप में। और याद रखिए एज ऑफ डिस्कवरी यूरोप में होने का या फिर एक समय आया जहां से शिप लेकर जो यूरोपियंस थे वो अलग अलग एरिया में गए। इसके आने का मुख्य कारण क्या था? इसके आने का मुख्य कारण जो है वो इंडिया की प्रॉस्पेरिटी थी, ईस्ट को रीच करने की जो इच्छा शक्ति थी वो थी बेसिकली खोज के युग को या एज ऑफ डिस्कवरी को ट्रिगर करने के लिए। अब यहां याद रखें कि ये जो इंडियन ओशन है इसका नाम 1515 के पहले, जैसा मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड को सिर्फ दो ही ओशन या दो ही महासागरों के बारे में नटशेल पता था। एक को कहा जाता था वेस्ट ओशन, वेस्ट या पश्चिमी ओशन, और एक को कहा जाता था ईस्ट ओशन। अब यहां याद रखें जो वेस्ट ओशन था, ये वेस्ट ओशन कौन सा था जिसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं? याद रखिए ये था अटलांटिक ओशन। अब इसी प्रकार से याद रखिए जो ईस्ट ओशन था ये इंडियन ओशन था। मैंने आपको पहले भी समझाया है, याद रखें कि इसके लिए जो चाइना था, एक व्यक्ति थे जेन ही, ZHENHE, ये एक पर्सन थे जो बेसिकली चाइना से बिलोंग करते थे। चाइना कभी इन्हें जो है वो एक खोज करता, कभी कभार इन्हें एक डिप्लोमेट मानता है और उन्होंने जो है वो इंडियन ओशन का नाम रखा था क्या? पश्चिमी, क्योंकि वो चाइना के पश्चिम में आता था। दिस डायमेंशन इज क्लियर। अब इसी प्रकार से याद रखें जो आर्कटिक वाला एरिया है, आर्कटिक वाले एरिया के लिए मैंने आपको समझाया इसका नामकरण जो है वो सप्तऋषि तारामंडल के नाम पर हुआ, जो जिसे कई बार जो है बिग बेयर के नाम से जाना जाता है, कई बार जो है ग्रेट बेयर के नाम से जाना जाता है। ये सप्तऋषि तारामंडल के नाम पर जो है आर्कटिक का बेसिकली नामकरण हुआ। लैटिन वर्ड है, सप्तऋषि के लिए यूज होता है। 7 स्टार्स हैं, 93 टोटल स्टार्स हैं और ये सारे उत्तरी ध्रुव से आपको क्लियरली दिखाई देते हैं। अब एक ये डायमेंशन हुआ आर्कटिक के बारे में, एक ये डायमेंशन हुआ हिंद महासागर के बारे में, इसी प्रकार से अटलांटिक के बारे में भी हम समझेंगे। पर याद रखें कि अगर मैं आपसे कहूं प्रश्न किस प्रकार से आएंगे तो आप एक बार सोच कर देखिए, क्या आप इस चीज को, ये मैं ही इस चीज को क्रिएट कर रहा हूं अभी कि ऐसा अगर प्रश्न कभी यूपीएससी पूछे तो मैं यहां क्लियर कर दूं कि ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, मैं ये
कोट कर रहा हूं। याद रखें कि अगर मैंने कहा कि यूपीएससी कभी प्रश्न करे कोरोना से रिलेटेड, या फिर कोरोना के समय जो विध्वंस हुआ पृथ्वी पर, आपने देखा बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, बहुत सारा ऐसे इवेंट्स आए जो मिसफॉर्च्यून थे, जो बहुत ही ज्यादा कष्टदायक थे। लेकिन क्या ये जो कोरोना का समय था, क्या ये जो कोरोना की डिजीज थी, क्या इस प्रकार की डिजीज हमने पहली बार देखी? तो याद करें, इसके पहले सार्स वायरस आया था, तो आप सभी सार्स वायरस के बारे में पढ़ सकते हैं। पर याद रखें कि जो डेथ हुई हैं पृथ्वी पर किसी बीमारी के कारण, उनमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल, अगर अभी एक मास डेथ का समय हमने देखा कोरोना के समय, ईश्वर ना करे कि दोबारा आए, बट अगर मैं कहूं हिस्ट्री में पहले कभी ऐसा हुआ तो आप समझ पाएंगे और इजीली यू कैन अंडरस्टैंड कि वास्तविकता में हमने ये पहले भी देखा है। आप पाएंगे कि एक, अभी हम इसकी अगर मार्किंग स्टार्ट करें, सही में देखें तो अटलांटिक के बारे में कहा जाता है, अंटार्कटिक ओशन का जब डिस्कवरी हुआ तो इस डिस्कवरी को कहा गया बेसिकली कोलंबियन काल, या फिर जो कोलंबस के नाम से डिराइव होता है, कोलंबियन एज या कोलंबियन एक्सचेंज कहा जाता है इसे। याद रखें, इसने जो है वो यूरोप से कल्चर, यूरोप से फूड, यूरोप से लोग, यूरोप से डिजीजेस, मेटल, यूरोप से गए अटलांटिक पार उत्तरी अमेरिका में, और उत्तरी अमेरिका से आए यूरोप में। अब ये जो एक्सचेंज हुआ ना, इस एक्सचेंज में एक बड़ी डिजीज एक्सचेंज हुई, और ये जो डिजीज थी इसने पूरे पूरे नेटिव अमेरिकन को खत्म कर दिया। आप सभी ने पॉक्स, जैसे ग्रेट पॉक्स, कई बार स्मॉल पॉक्स और कई बार ग्रेट पॉक्स के नाम से जाना जाता है, ये जो पॉक्स बीमारी थी, ये बीमारी से जो है वो बहुत सारे नेटिव अमेरिकन की डेथ हुई। ऐसी बहुत सारी डिजीजेस जो हैं वो यूरोप से निकल कर गई कहां? हिंद महासागर, माफ कीजिएगा, अटलांटिक महासागर पार उत्तरी अमेरिका में। अब एग्जैक्टली हमें बिल्कुल नहीं पता कौन सी डिजीजेस थी, लेकिन एक चीज परफेक्ट थी कि इन्हीं डिजीजेस ने नेटिव अमेरिकन्स को, जिन्हें जो है वो रेड इंडियंस भी कहा जाता था, उन्हें खत्म कर दिया। आज आपको जो यूरोप के अंदर या फिर जो अमेरिका के अंदर पॉपुलेशन दिखती है, याद रखिएगा ये पॉपुलेशन वहां की नेटिव नहीं है, वहां के रहने वाले लोग जो यूरोपियंस थे उनके द्वारा छोड़ी गई बीमारियों के कारण समाप्त हो गए। और जो लोग आज वहां निवास कर रहे हैं वो कोई और नहीं है, या तो वो अफ्रीकन ब्लैक हैं या तो वो यूरोपियंस हैं, अर्थात वहां रहने वाले लोग समाप्त। इसका कारण क्या था? तो याद रखें, वहां रहने वाले उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में, अगर मैं आपको इस प्रकार से दिखाऊं तो यहां पर जो रहने वाले लोग थे उनका कभी भी संपर्क नहीं हुआ था इस स्थान से, और ना ही इस स्थान में रहने वाले लोगों का यहां से। अब समझिए, यहां रहने वाले लोगों के अंदर उन डिजीजेस के लिए जो यहां जन्मी है कोई इम्यूनिटी नहीं थी, और जब ये इम्यूनिटी नहीं थी, मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ हुई। अगर मैं एक रोग के बारे में बताऊं जो यहां से, ऐसा कहा जाता है कि उत्तरी और दक्षिण अमेरिका से निकल के जो है वो यूरोप पहुंचा था, इसे साइफिल कहते हैं, मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ हुई। इसी प्रकार से कई बीमारियां यूरोप से निकलकर जो है वो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका पहुंची, जिसने नेटिव्स को खत्म कर दिया। इसमें कई बार पॉक्स का एग्जाम्पल लिया जाता है, जिसे हम कई बार चिकन पॉक्स या फिर ग्रेट पॉक्स भी कहते हैं, स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। अब ये जो कंडीशन है ये कनेक्टेड है किससे? आज के सिनेरियो से। अब प्रेजेंट टाइम पे अगर कोई बीमारी फैलती है जिससे बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी है, और यूपीएससी अगर पीछे पन्ने पलटाता है, तो याद रखिए उसे इसी प्रकार के एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। तो मैं मानकर चलता हूं कि आप मेरे इस एग्जाम्पल से समझ चुके होंगे कि चीजें किस प्रकार से यूपीएससी में आती हैं और आने की संभावना रहती है। हम मैपिंग से इसे समझेंगे भी डिटेल में, और क्या क्या चीजें हमें जाननी है इसके बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो याद रखें कि एक जनरल इंट्रो अगर हम लें अटलांटिक ओशन का, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ध्यान से, तो जो अटलांटिक है, याद रखें अटलांटिक ओशन में आपको दिखाई देगा सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। याद रखिए कि अटलांटिक ओशन जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का अर्थ है सेकंड सबसे बड़ा ओशन है, महासागर है। इसके अलावा याद रखिएगा कि ये पृथ्वी के टोटल सरफेस एरिया का लगभग 17% जो है वो कवर करता है, यानी कि पृथ्वी का जितना क्षेत्रफल है सतह के अनुसार उसका 17% जो है वो अटलांटिक महासागर ही है। वर्ल्ड, जस्ट अ फ्यू सेकेंड, वर्ल्ड का टोटल क्षेत्रफल इसी प्रकार से याद रखिए कि जो महासागर आपको दिखाई देते हैं, हमेशा याद रखिएगा उसका 24% जो है वो अकेले अटलांटिक ओन करता है। इसी प्रकार से याद रखें
कि ये जो अटलांटिक है इसके लिए बहुत सारी चीजें अदर भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे याद रखें कि अटलांटिक जो महासागर है, इस महासागर के एक तरफ आपको जो है वो क्या दिखाई देता है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका दिखाई देता है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, उत्तर तथा दक्षिणी अमेरिका दिखाई देता है। इसी प्रकार से अब आप कहेंगे सर हमें ये जानकारी है, आप रुकिए मैं इसमें कुछ और चीजें ऐड करूंगा। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है, साथ में यहां पर आपको जो है ग्रीनलैंड दिखाई देगा। ये पोर्शन आपको दिखेगा इसके एक तरफ, विच इज एक्चुअली अटलांटिक का कौन सा पार्ट, अटलांटिक का पश्चिमी भाग। तो ये हो गया इसका वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड, ठीक। अब इसी प्रकार से देखिए तो आप पाएंगे इसके जो ईस्टर्न साइड है वो आपको कौन सा एरिया दिखाई देगा, इसे कहते हैं यूरोप। यूरोप दिखाई देगा, आपको एशिया दिखाई देगा, यूरोप और एशिया को कलेक्टिवली यूरेशिया कहते हैं, और साथ में आपको जो है अफ्रीका दिखाई देगा। अब यहां समझिएगा और याद रखिए कि अटलांटिक ओशन को जो है या अटलांटिक महासागर को जो है वो कहा जाता है अ इंटरलिंक बिटवीन न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड। अब देखिए ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये अलग करता था, ये विभाजित करता था किसे, न्यू वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड को, ओल्ड वर्ल्ड को। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, और अगर मैं इस जानकारी को अभी डिस्कस ना करता तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप सभी न्यू वर्ल्ड समझते एशिया। अगर आप जो है वो थोड़ा नेट पर सर्फिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि इस प्रकार के शब्द अक्सर जो है या तो एशिया के लिए यूज होते हैं या तो अफ्रीका के लिए यूज होते हैं। पर याद रखिए एक्चुअली में न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड ये जो वर्ड थे ये यूज करे जाते थे। हमेशा याद रखिएगा कि न्यू वर्ल्ड यूज करा जाता था उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका के लिए, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के लिए, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के लिए, साउथ अमेरिका अर्थात उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के लिए। और यह भी याद रखिएगा ओल्ड वर्ल्ड किसे कहा जाता था, तो यह कहा जाता था यूरोप को, यह कहा जाता था एशिया को, और यह कहा जाता था खासकर अफ्रीका को। कारण क्या था, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो एरियाज थे ये पहले से डिस्कवर हो चुके थे, पहले से मिल चुके थे, और ये जो दो क्षेत्र थे ये मिले थे बाद में, और इसलिए कहा जाता था कि अटलांटिक महासागर जो है वो न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। ये डायमेंशन हमेशा अपने दिमाग पर क्लियर रखिएगा। इसी प्रकार से याद रखें कि सबसे पहला व्यक्ति जो इस एरिया को क्रॉस करके गया था। अब आप कहेंगे सर इस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी नहीं पूछता, आप रुके, मैं आपको नेक्स्ट से समझाऊंगा कि किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और अक्सर क्यों लोग कहते हैं कि यूपीएससी इज टफ। यूपीएससी इज एक्चुअली नॉट टफ, इट इज एक्चुअली स्मार्ट। ये जो है अगर आप थोड़ा सा चीज़ों पर रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए उनके बारे में रीड करेंगे, आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होगी, पढ़ने की क्षमता अच्छी होगी, किसी चीज़ को आप बहुत सारा नॉलेज गेन पाएंगे, आपको समझ विकसित हो जाएगी किसी भी चीज़ को सॉल्व करने की। अब याद रखें कि जो न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड का ये जो कंसेप्ट है, ये एक व्यक्ति थे नॉर्स। याद रखें इन्होंने सबसे पहले जो है वो अटलांटिक महासागर को पार्शियली, यानी कि ऐसा नहीं था कि पूरा पार करा था, बट हाँ एक बड़ा एरिया पार करा था, और इन्होंने ग्रीनलैंड को जो है ऑक्यूपाई करा था, ग्रीनलैंड को। और याद रखें कि ये जो समय था इसमें सबसे पहले जो है वो ग्रीनलैंड का एरिया और डेनिश किंगडम, जिसे हम जो है डेनमार्क किंगडम के नाम से भी जानते हैं कई बार, जो डेनमार्क किंगडम था उसके एस्टेब्लिशमेंट में जो है इसने वर्क करा था। अब इसके बाद याद रखें एक लंबा सा गैप रहा, और अब समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। एक समय आया यूरोप में जिसे कहा जाता है एज ऑफ डिस्कवरी, और याद रखिए कि ये जो एज ऑफ डिस्कवरी थी ये 15वीं शताब्दी से ये लगभग 17वीं शताब्दी तक चली, और लगभग इस समय अधिकांश क्षेत्र जो विश्व के थे उन्हें खोज लिया गया यूरोपियंस के द्वारा। और इसमें यूरोपियंस का कोई ग्रेटनेस नहीं है, इसमें वास्तविकता में एक इच्छा शक्ति है, और वो इच्छा शक्ति इंडिया या कह लीजिए ईस्ट की प्रॉस्पेरिटी थी, संपन्नता थी। अब इसी क्रम में जो है वो सबसे पहले आप पाएंगे इसी समय आए एक इटालियन व्यक्ति, नाम था इनका क्रिस्टोफर
कोलंबस। और अब आप कहेंगे सर इसके बारे में तो हमें पता है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। याद रखें 1492 को ये जो कोलंबस का विजिट हुआ, याद रखें ये विजिट जो है कैरिबियन द्वीप के आसपास हुआ था, और इसके बाद जो है वो बहुत ही आप कह लीजिए 4 या 5 साल के अंतर के पश्चात जो अमेरिको वॉस पूछी थे, ये विजिट करे 1497 को, और पूरा उत्तरी अमेरिका डिस्कवर हो गया। अब इस चीज को समझिए कि कोलंबस ने एरिया को डिस्कवर करा, और इसके बाद एक समय स्टार्ट हुआ, और ये काफी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखें इस समय को कहा जाता है कोलंबियन एक्सचेंज। कोलंबियन एक्सचेंज। और ये याद रखिएगा ये जो एक्सचेंज था ये काफी इंपॉर्टेंट था करंट सिनेरियो से, अगर हम इसे लिंक करें तो। याद रखें कोलंबियन एक्सचेंज में हुआ क्या, तो याद रखिए चाहे वो फूड हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो रिसोर्सेस हो यानी कि संसाधन हो, या फिर वो लोग हों, ह्यूमंस हों, या फिर वो जो है वो क्या हो, डिजीजेस या बीमारियां हों, इन सभी का जो है वो एक्सचेंज हुआ। और याद रखिए कि यही वो एक्सचेंज था जिसने बेसिकली जो नेटिव अमेरिकन थे उन्हें समाप्त कर दिया, यूरोप से लोगों को निकाला, और यूरोप से निकले हुए लोगों को उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में सेटल करा। आपको जो व्हाइट दिखाई देते हैं उत्तरी या दक्षिण अमेरिका में, याद रखिए वो कोई और नहीं यूरोपियंस ही हैं। और वहां जो ब्लैक दिखाई देते हैं, अभी इसी एक्सचेंज में एक पार्ट आएगा जहां पाएंगे स्लेव का ट्रेड हुआ। याद रखिए अटलांटिक महासागर को जो है वो महासागर कहा जाता है जिसने सबसे ज्यादा जो है दासों को, स्लेव्स को एक स्थान से दूसरे स्थान जो है वो पहुंचाया था। आपको जो यूएसए के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा, इंडिया के अंदर जो है वो हिंदू मुस्लिम दिखेगा, या फिर इंडिया या अदर जो साउथ ईस्टर्न नेशन है वहां रेसिज्म दिखेगा, इसका मुख्य कारण जो है वो यूरोपियंस ही थे। याद रखें कि जो नेटिव अमेरिकन थे उनको हटा देना, इसके पश्चात यूरोपियंस ने उस पूरे एरिया को कॉलोनाइज करा। कॉलोनाइज करना का मतलब है उपनिवेश बनाया। उपनिवेश बनाने के पश्चात वहां व्यापार करने के लिए एक ट्रेड ट्रायंगल चलाया। अभी मैं उसके बारे में अटलांटिक के जो मैप है उस पर आपसे डिस्कस करूंगा। याद रखें ये सब कुछ वाज क्रिएटेड बाय स्मगलर्स कॉल्ड यूरोपियंस। फाइन, अब समझिए ये जो कल्चरल एक्सचेंज है या फिर ये जो कोलंबियन एक्सचेंज है, इस एक्सचेंज ने क्या क्या दिया, तो हमेशा याद रखें कि इस एक्सचेंज ने फूड के फॉर्म में आप पाएंगे कि जो मक्का है, आई थिंक आप सभी ने नाम सुना होगा मेज का, चाहे ये मक्का कह लीजिए, चाहे आप यहां पर जो है वो आलू कह लीजिए, या फिर आप जो है वो तंबाकू कह लीजिए, या फिर आप यहां पर कह लीजिए स्वीट पोटैटो अर्थात शकरकंद। ये सब कुछ बिलोंग करता था कहां से, ये सब कुछ बिलोंग करता था बेसिकली दक्षिण अमेरिका से। इसी प्रकार से आप रबर कह लीजिए, ये सब कुछ बिलोंग करता था बेसिकली रबर, ये सब बिलोंग करता था बेसिकली दक्षिण अमेरिका से। ये सब कुछ आया कहां, यूरोप। यूरोप ने इसे फर्निश करा, यूरोप ने इसे यूज करा, और फिर जो है इसे वर्ल्ड में हर जगह जो है वो उसका ट्रेड प्रारंभ कर दिया। अब इसी प्रकार से ईस्ट, अगर मैं आपसे इस तरीके से यहां पर दिखाऊं तो याद रखें यहां के देशों में जो उत्पाद थे, चाहे वो राइस हो यानी कि जो धान हो या फिर गेहूं हो, उन सभी को यहां से लाकर यहां जो है उगाना स्टार्ट करा, उगाकर फिर उसका ट्रेड करना स्टार्ट करा। तो वो क्रॉप्स यहां पहुंची, यहां के क्रॉप्स को विश्व में पहुंचाया। फायदा किसका हुआ, याद रखें यहां के लोग जो है वो इस ट्रेड के बारे में कुछ जानते भी नहीं थे। इस सब का फायदा हुआ यूरोपियंस को। दे यूज्ड टू गेन द डेवलपमेंट बाय द सैक्रिफाइसिंग ऑफ नेटिव्स। फाइन, यहां रहने वाले लोगों के इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस करके यूरोपियंस ने गेन करा था प्रॉस्पेरिटी, यूरोपियंस ने गेन करी थी संपन्नता। फाइन, अब इस चीज को समझिए कि यहां केवल फूड एक चीज नहीं है जो एक्सचेंज हुई थी। अब अगर मैं आपसे कहूं संसाधन के फॉर्म में, तो याद रखिए कि जो उत्तरी और दक्षिण अमेरिका का एरिया है, एक मैं डेटा आपको देता हूं कि 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में आप पाएंगे हिस्ट्री में। देखिए आप अपनी जो सोचने की क्षमता है ना उसे एनलार्ज होता हुआ फील करेंगे अगर आप मेरी बातों को फील कर पाए तो। याद रखिए 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में आपको जो है वर्ल्ड में सिल्वर बहुत दिखाई देगा। आप पाएंगे चाइना के अंदर सिल्वर के कॉइन्स का कल्चर आ गया था।
आप पाएंगे कि वर्ल्ड में सिल्वर का ट्रेड बढ़ गया था। इस सब का कारण क्या था? याद रखें, इन सब का मुख्य कारण आपको दिखाई देगा कि 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में जो यूरोपियंस थे, इन्होंने मास लेवल पे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से जो है वो सिल्वर एक्सकेवेट करा था, खनन करा था और इसका जो है स्मगलिंग करी, वर्ल्ड में ट्रेड करा। अब उस समय उसे ट्रेड कह रहे थे, आज जब आप समझेंगे इसे तो बिना नेटिव्स की परमिशन के या फिर बिना जो है वो लॉस को फॉलो करे गए ट्रेड को ही तो हम स्मगलिंग कहते हैं। फाइन, आपको दिखाई देगा कि 16वीं 17वीं शताब्दी के बीच में जो है इस समय सिल्वर का काफी ट्रेंड रहा और सिल्वर का काफी ज्यादा जो है वो एक्सकेवेशन करा यूरोपियंस ने इसी एरिया से, इसलिए इसे जो है वो चांदी के फॉर्म में आप हमेशा या सिल्वर के फॉर्म में हमेशा आप लोग याद रखेंगे। क्लियर? इसी तरीके से याद रखिए ह्यूमन एक्सचेंज, जो मैंने आपको अभी समझाया, याद रखें काफी इंपॉर्टेंट है और ये समझ अगर आपने विकसित कर ली तो आपके लिए जो है ये सुपर अंडरस्टैंडिंग आपके आंसर राइटिंग में दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगी। समझिए, याद रखें कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के खासकर यहां रहने वाले जो लोग थे, याद रखें जो उत्तरी अमेरिका के थे उन्हें नेटिव्स लोगों को जो है वो रेड इंडियंस नाम दिया गया था। कैरिबियन में रहने वाले, मैं नाम भूल रहा हूं थोड़ा, अगर आप सर्च करेंगे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तोइपे ये जो लोग थे, मैं एग्जैक्टली नाम भूल रहा हूं पर आपको रेड इंडियंस के नाम से ही याद रखना है ज्यादातर। तो यहां रहने वाले जो लोग थे उनका पूरा का पूरा जो कल्चर था, जो सिस्टम था, वो रिप्लेस हो गया जब यूरोपियंस जो है इस सागर को पार करके इस एरिया में एंटर करे। अब यहां समझिए कि जो यूरोपियंस आए वो सबसे पहले तो इस एरिया को कवर करा, कवर करने पर अब आप समझें कि मान लीजिए मैं एक यूरोपियन हूं, मैं इस एरिया में सेटल होता हूं, तो मैं अपने साथ क्या लेकर आऊंगा? मैं अपने साथ जो है वो दास लेकर आऊंगा, मैं वो लोग लेकर आऊंगा जो मेरे लिए जो है इस स्थान पर काम करें। अब मैंने जमीन देख ली, मुझे जमीन पर कुछ उगाना है, कोई जो है वो बिजनेस स्टैब्लिश करना है, कोई जो है वो सिस्टम डालना है यहां पर। अब मैं यहां पर जो है वो पूरा एरिया ऑक्यूपाई करूंगा, कोई नेटिव मेरे से प्रश्न करेगा नहीं, पूरा एरिया मेरा, और यहां से जो भी उत्पाद आएगा वो जो है उसका मैं ट्रेड करा करूंगा। ये जब मेंटेलिटी रही यूरोपियंस की तो इस एरिया से एक तो नेटिव समाप्त हुए, दूसरा यहां पर यूरोपियंस की पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हुई। उत्तरी अमेरिका में इस स्थान पर आपको जो है न्यू इंग्लैंड दिखाई देगा, या फिर इसे जो है वो इंग्लिश इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे आपको कोलंबिया दिखाई देगा, ब्रिटिश कोलंबिया जिसे कहते हैं। ये सब क्या है? ये सब ये दिखाता है कि यहां पर ब्रिटिशर्स की जो है, या आप कह लीजिए जो यूरोपियंस है उसकी डेंस पॉपुलेशन रहा करती थी। और ये पॉपुलेशन आई कहां से थी और कैसे आई थी? तो बस आंसर इज दिस कि यूरोप से ही लोग आकर इस एरिया में सेटल हुए थे, अलोंग विथ अ लॉट ऑफ ब्लैक, यानी कि बहुत सारे काले लोग जो आए कहां से थे? बेसिकली अफ्रीका से। और कैसे आए थे? तो स्लेव के फॉर्म में आए थे। अब इसको समझिए, उत्तरी अटलांटिक के लिए मैं एक डायमेंशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। आइए, इसे कहते हैं ट्रेड ट्रायंगल या फिर व्यापार का त्रिभुज। जो यूरोपियंस के व्यापार का, यूरोपियन व्यापार ट्रायंगल या त्रिभुज। अब ये क्या था? तो देखिए, इसकी साम्यता ना कई चीजों से बैठाई जाती है, हिस्टोरियंस इसे अलग अलग तरीके से समझाते हैं। मैं इसे अटलांटिक के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो कि थोड़ा ज्यादा करेक्ट है। यहां ध्यान से देखिएगा, याद रखें कि एक ट्रायंगल है, एक इमेजिनरी ट्रायंगल है, ठीक। और ये ट्रायंगल क्या दिखाता है? क्या सुप्रीमेसी रही, क्या रीजन रहे कि यूरोप आज के समय इतना प्रॉस्पर है जबकि पहले वो उतना नहीं था? संपन्नता इतनी अधिक कैसे आई थी? तो समझिएगा, शिप अगर चलना प्रारंभ करता था यूरोप से तो कभी भी लॉस में नहीं रहता था। आप समझें कि यहां से अगर मैं कोई चीज लेने जाता हूं तो यूरोप से मैं चीज वो खरीदूंगा, फिर मैं वापस इंडिया आऊंगा, मेरा एक ट्रिप खाली ही रहेगी। मुझे फायदा जो है, एक सर्किल अगर मैं ऐसा लगाता हूं तो यहां से मैंने कोई उत्पाद खरीदना है, मैं यहां से चलना प्रारंभ करता हूं तो ये जो हिस्सा है ना, इसका कॉस्ट मुझे पड़ेगा। यहां से जब मैं आऊंगा तो मुझे फायदा होगा, ये चीज यहां से खरीदी, यहां बेची, ये वाला हिस्सा मेरा वेस्ट है। लेकिन यूरोपियंस का कभी भी ऐसा नहीं हुआ करता था। आप समझें इसको कि दोनों हाथ में लड्डू वाली स्थिति थी। कैसे? तो देखिए, इस स्थान से मान लीजिए यूरोप से कोई व्यक्ति चलता है, तो यूरोप से यहां से जब कोई व्यक्ति चलता है ना, कोई शिप चलता है, तो ये पॉइंट ए इज कॉल्ड एज यूरोप, ठीक। ये है यूरोप, ये मान लीजिए ये यूरोप है। यहां से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, तो जब ये चलना प्रारंभ करेगा तो याद रखिए यहां से जो है ये कोई प्रोडक्ट लेकर चलेगा, ठीक। अब इस प्रोडक्ट को जो है वो अफ्रीका में छोड़ेगा, और अफ्रीका में उस प्रोडक्ट के बदले जो है वो एक मुनाफा रखेगा, और उसके पश्चात यहां से वो जो है वो दास खरीदेगा, यानी कि स्लेव खरीदेगा,
और जब ये स्लेव खरीदेगा तो अटलांटिक सागर पार करेगा और फिर पहुंचेगा कहां, उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका, नॉर्थ और साउथ अमेरिका। और याद रखिए जब इस स्थान से जाएगा तो इस स्थान पर जाने के पश्चात ये उस दास को बेचेगा, ठीक। अब ये दास जो है वहां के अमेरिका के फार्म्स में काम करेंगे, वहां पर जो टी गार्डन्स हैं, वहां पर जो भी जो है कृषि करी जा रही है या जो भी कार्य चल रहा है उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे, इनको बेचा जाएगा और बेचने के पश्चात वहां से कच्चा माल खरीदा जाएगा। किस फॉर्म में, रॉ फॉर्म में। अब जब ये रॉ फॉर्म में खरीदेंगे कच्चा माल या रॉ मटेरियल, और इस रॉ मटेरियल को लेकर जाएंगे फिर वो यूरोप, और यूरोप में वो रॉ मटेरियल बेचेंगे और फिनिश प्रोडक्ट ले लेंगे। फिर प्रोडक्ट को जो है वो अफ्रीका में छोड़ा जाएगा, अफ्रीका में यूरोपियंस जो है उसको यूज करेंगे और वहां से और प्रोडक्शन करने का प्रयास करेंगे और फिर वहां से भी रॉ मटेरियल लेकर ये जो है वो ट्रायंगल रिवर्स होगा। अब ये जो स्थिति है ना, यूरोपियंस लगातार कई वर्षों तक इसे जो है एक्सरसाइज करा और तब जाके वो प्रोस्पेरिटी, वो संपन्नता और वो सारी चीजें गेन करी जो उन्हें आने वाले समय में वॉर लड़ने के लिए आवश्यक थी। इस तरीके का शोषण, इस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन हुआ बाय द मींस ऑफ अटलांटिक ओशन या अटलांटिक महासागर। अटलांटिक ओशन ये था बेसिकली इसका ट्रेड ट्रायंगल। याद रखें कि चीजें चेंज होती रहती थी, कभी यहां से रॉ मटेरियल लिया, कभी यहां से रॉ मटेरियल लिया, कभी यहां से जो है, लेकिन स्लेव का ट्रेड हमेशा यहीं से होता था। अब यहां पर हमारे मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। याद रखिए ये जो स्लेव का ट्रेड था ये गिनी के बेसिन के आसपास के क्षेत्र से होता था। अभी मैं आपको जो है वो दिखाने वाला हूं, गिनी बेसिन से होता था। इसी प्रकार से याद रखिए गिनी बेसिन कहां है, तो अभी हम दर्शन करेंगे इसके। याद रखिए जो यूरोपियंस का ट्रेड था ये उसके वेस्ट कोस्ट से होता था, वेस्ट कोस्ट कह लीजिए या फिर पश्चिमी तट कह लीजिए। इसी तरीके से याद रखें जो नॉर्थ अमेरिका है वहां पर कैरेबियन द्वीपों से प्रारंभ हुआ था। अभी हम कैरेबियन द्वीप को भी देखेंगे और कैरेबियन द्वीप के पश्चात जो है ये यूएसए के तटीय क्षेत्र पे हुआ था। बोस्टन टी पार्टी क्या है, ये वही पार्टी है या ये वही रिवॉल्यूशन है या ये वही समय था जब यूरोपियंस को हटाने का कार्य बंदूक की नोक पर जो है वो यूरोप में स्टार्ट हुआ था। फाइन। अब इसे याद रखें कि ये सारी चीजें हो या ये ट्रायंगल हो, ये आपको पता होना चाहिए अटलांटिक महासागर के रिस्पेक्ट में। अब आ जाएं यहां पर जिस कार्य को हम देख रहे थे इसे देखें। इसमें याद रखें कि जो उत्तरी अमेरिका के नेटिव लोग थे, आप यहां पर देख पाएंगे कि ये लोग कभी भी अफ्रीका या यूरोप नहीं आए थे। जब ये अफ्रीका और यूरोप नहीं आए तो इनके अंदर इस क्षेत्र में होने वाली डिजीजेस के लिए कोई इम्यूनिटी नहीं थी। एक मैं जानकारी आपको दूं अगर, तो आप पाएंगे जिस बीमारी के बारे में, जिस डिजीज के बारे में मैंने जो है आपको साइफिल के बारे में बताया, जो यहां से कोलंबस जब गया था तो याद रखें कि ऐसा कहा गया कि कोलंबस के जाने के साथ, अब एग्जैक्टली उस समय और एग्जैक्टली आज भी हमें नहीं पता कि साइफिल बीमारी जो है अचानक से कैसे फैली थी यूरोप में, बट एक इसका जो है वो एक्सप्लेनेशन या हाइपोथेसिस ये दिया जाता है कि कोलंबस जब इस स्थान पर गया तो यहीं से एक बीमारी लगी और वो लगी बीमारी जो है वो यूरोप में फैली थी साइफिल, इससे बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। तो यूरोप में एक डिजीज आई। अब यही इसी प्रकार से एक डिजीज जो है पॉक्स के फॉर्म में यहां पहुंची थी, जो इस एरिया में रहने वाले जो अमेरिकन्स थे उनके खत्म होने का एक बड़ा कारण थी। एक ही कारण मात्र ये नहीं थी, बहुत सारे अदर भी रीजन थे, बट यूरोपियंस ने जब यहाँ सेटलमेंट अर्थात इन क्षेत्रों में सेटलमेंट प्रारंभ करा, अधिवास बनाना स्टार्ट करा, कॉलोनाइजेशन स्टार्ट करा, उपनिवेश स्टार्ट करा, आप पाएंगे कि इस स्थान पर जो है वो मास लेवल पे जो नेटिव्स थे उनकी डेथ होना प्रारंभ हुई और एंड ऑफ द डे ये लगभग समाप्त हो चुके हैं। आपको इक्का दुक्का ही दिखाई देंगे और कुछ ही समुदाय के रूप में बचे हैं। सोचिए एक पूरे महाद्वीप पर जिनका जो है वो क्षेत्र हुआ करता था वो पूरी तरह से समाप्त। कारण क्या है? कारण है अटलांटिक ओशन को पार करने की इच्छा शक्ति, अटलांटिक ओशन को पार करना और इस प्रकार से सेटलमेंट। आई थिंक आपको जो है ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। दिस इज अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अटलांटिक। मेरी समझ में ये जो है पर्याप्त है आपके अंदर समझ विकसित करने के लिए, और साथ में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई प्रश्न आता है तो उसे जो है वो डील करने के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अदर चीजों को। अब यहां ध्यान से देखिए, याद रखें जिन स्टूडेंट ने पहले नहीं देखा हो, आइए मैं उनके लिए जो है वो
एक डायमेंशन यहां पर, जस्ट अ फ्यू सेकेंड, यहां पर हम देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। याद रखें कि इस तरीके से आपको यहां पर दिखाई देगा, इसे कहते हैं सेंट्रल अमेरिका वाला पार्ट, ठीक है। इसके नीचे है दक्षिण अमेरिका, ओके। अब यहां ध्यान दीजिए, याद रखें इस स्थान पर आपको जो है मैक्सिको की खाड़ी दिखाई देगी, जस्ट अ फ्यू सेकेंड। याद रखें इसी प्रकार से जो है अगर आप ऊपर जाते हैं, इस तरीके से अगर आप ऊपर जाते हैं तो याद रखिए कि यहां आपको जो है वो कैनेडियन शील्ड दिखाई देगी, और इस तरीके से अगर आप इसे कंप्लीट करें तो याद रखें कि ये वाला स्थान जो आपको दिखाई देगा इसे कहा जाता है बेसिकली उत्तरी अमेरिका। अब यहां आपको क्या क्या चीजें याद रखने की आवश्यकता है, तो हमेशा ध्यान दें और अपने दिमाग पर सेटल रखें कि ये वाला जो स्थान है इसे कहा जाता है मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको या गल्फ ऑफ मैक्सिको। इसे कहा जाता है बेसिकली हडसन की खाड़ी, हडसन या बे ऑफ हडसन। इसी प्रकार से यहां पर जो सागर है, याद रखिएगा इस सागर को कहा जाता है, मैंने यहां पर मेंशन भी करा है, बफिन सागर के नाम से इसे जाना जाता है। जस्ट अ सेकेंड, इस प्रकार से आप देखेंगे बफिन की खाड़ी या बफिन सागर के नाम से, ओके। आइए मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करता हूं। यह है बफिन सागर या फिर खाड़ी। इसके पश्चात याद रखिए यहां पर है लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर। इसी प्रकार से याद रखें यहां पर जो है इसे कहा जाता है सारगोस सागर, जस्ट अ सेकेंड, इसे कहा जाता है सारगोस। और यह भी याद रखिएगा सारगोस सागर जो है इसे बिना तट का सागर कहा जाता है, क्योंकि इस सागर का नामकरण यहां पाई जाने वाली वनस्पति के कारण हुआ है, ना कि किसी ज्योग्राफिकल एरिया या भौगोलिक क्षेत्र से घिरे होने के कारण। तो इसे कहा जाता है सारगोस सागर, क्लियर। अब सारगोस सागर के अंदर जैसा मैंने बताया यह है गल्फ ऑफ मैक्सिको। याद रखिए कि यह जो स्थान आपको दिखेगा कौन सा, यहां जहां मैं अभी द्वीप बनाने वाला हूं, याद रखें इस स्थान पर ये जो द्वीप हैं इन्हें कैरेबियन द्वीप कहा जाता है। और याद रखिए इस तरफ जो सागर आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखें, दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखें इस सागर को कहा जाता है कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर। और याद रखिए ये जो कैरेबियन सागर है इसके सामने द्वीप समूह तो आपने देख लिया, बट इन्हें ग्रेटर और लेसर एंटिलीज के नाम से भी जाना जाता है। तो कैरेबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, ऊपर यहां पर दिखाई देगा सारगोस सागर, इसके ऊपर लेब्राडोर का सागर, इसके ऊपर जो है बफिन की खाड़ी या फिर बफिन सागर, इसके अलावा यहां पर जो है वो आपको दिखाई देगा, इसे कहते हैं गल्फ ऑफ हडसन या बे ऑफ हडसन बेसिकली, ठीक है। अब याद रखें कि इस स्थान पर, जस्ट अ फ्यू सेकेंड, याद रखें इस स्थान पर आपको जो है वो दिखाई देता है, इसे कहते हैं, मैं जरा इस पार्ट को रब कर दूं, याद रखें इस स्थान पर जो एरिया है इसे कहते हैं ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के पश्चात यहां आपको दिखाई देगा आइसलैंड, ठीक। अब याद रखें कि इसको कनेक्ट करता है, इसे कहते हैं डेविस की संधि या डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट या संधि, जल संधि है, जल संधि। और इसी तरीके से याद रखिए कि यहां आपको दिखाई देगा, इसे कहते हैं डेनमार्क, डेनमार्क जल संधि। और याद रखें कि इसी डेनमार्क की जल संधि के बाद आपको जो है यहां दिखाई देता है, इसे बेसिकली कहा जाता है नॉर्वेजियन सागर, नॉर्वेजियन सी। और याद रखिए नॉर्वेजियन सी के नीचे यहां तथाकथित सो कॉल्ड ग्रेट ब्रिटेन आपको दिखाई देगा। कुछ ग्रेट करा नहीं है, बस नाम है ग्रेट ब्रिटेन, फाइन। तो ये याद रखें कि ये ऑर्डर है, ये लोकल सीज है, ये आपको पता होने चाहिए। अब इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी मैं बस सुपरफिशियली दे दूं कि इसे ब्यूफोर्ट सी के नाम से जाना जाता है। मैं क्लियर कर दूं भाई कि ये अटलांटिक का पार्ट नहीं है, इसे इस तरीके से ना समझे। तो अटलांटिक के इस तरफ के पार्ट आपको क्लियर हो चुके हैं, ये सारे अटलांटिक का ही हिस्सा हैं। अब इसी तरीके से याद रखें कि अगर मैं इसे थोड़ा सा जो है वो इस प्रकार से करूं तो आपको बेहतर तरीके से और दिखाई देगा। याद रखें कि यहां आपको ये नॉर्वेजियन सी है, इसके पश्चात ये जो स्थान आपको दिखाई देगा नीचे वाला, इसे कहा जाता है नॉर्थ सी वाला एरिया, नॉर्थ सी वाला एरिया, ठीक। यहां आपको जो है वो बेसिकली नॉर्थ सी थोड़ा सा इधर दिखता है, ये पूरा एरिया ही है, इसे कहते हैं इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल। और याद रखिए इसके नीचे जो है आपको यहां पर मेनलैंड यूरोप दिखाई देगा,
यानी कि यूरोप की मुख्य भूमि दिखाई देगी। तो आपको इस क्रम में चीजें पता होनी आवश्यक है। इसी तरीके से यहां आपको जो है वो दक्षिण अमेरिका दिखेगा, और याद रखिए ये जो दक्षिण अमेरिका दिख रहा है इसमें इस तरफ आपको जो है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया दिखाई देगी, यानी कैलिफोर्निया की खाड़ी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया दिखाई देगी। यहां आपको जो है गल्फ ऑफ अलास्का या अलास्का की खाड़ी दिखाई देगी, अलास्का की खाड़ी दिखाई देगी। और इसी प्रकार से यहां आपको जो है वो बेरिंग सागर दिखाई देगा, बेरिंग सी दिखाई देगा। और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं याद रखें ये सब पैसिफिक ओशन के साइड जाएगा, ये जो है अटलांटिक के साइड जाएगा। तो ये कुछ सी की वो मार्किंग है जो शायद यहां आपको स्पष्ट दिखाई ना दे, इस कारण मैंने इसे अलग से भी समझा दिया। अब यहां याद रखें कि सेंट जॉर्ज या सेंट जॉर्ज की जो खाड़ी है ये खाड़ी आपको दक्षिण अमेरिका में दिखाई देगी। इसके अलावा प्यूर्टो रिका ट्रेंच, ये याद रखिए अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा ट्रेंच है, आपको मार्किंग में याद रखना है। वर्ल्ड का सबसे गहरा ट्रेंच कौन सा है, तो वर्ल्ड का सबसे गहरा ट्रेंच जो है वो मारियाना ट्रेंच है, और ये जो है वो फिलीपींस के सामने दिखाई देता है। फिलीपींस की प्लेट और जो प्रशांत महासागर की प्लेट है ना कि दो महासागरीय प्लेटों के मध्य कन्वर्जेंस के कारण, अभिसरण के कारण जो है विश्व के सबसे गहरे गर्त का निर्माण होता है, मैरियाना ट्रेंच, जो प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर के अलावा एक डायमेंशन और बनता है, लिख लीजिएगा इसको, काम की चीज है। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, विश्व का सबसे गहरा गर्त भाई मैरियाना ट्रेंच है, ठीक। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे गहरा ट्रेंच कौन सा है, तो टोंगा ट्रेंच है, याद रखें ये भी प्रशांत महासागर में है। इसके बाद तीसरी इंफॉर्मेशन, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा ट्रेंच या गर्त कौन सा है, तो याद रखिए ये प्यूर्टो रिका ट्रेंच है, ठीक। ये कहां आता है और किस प्रकार से होता है, तो कहां आता है, तो उत्तरी अमेरिका के जो है क्षेत्र में आता है। दूसरी चीज कैरेबियन द्वीप समूह के सामने है, और तीसरी चीज याद रखिएगा कैरेबियन प्लेट और अटलांटिक प्लेट या फिर कैरेबियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के मध्य अभिसरण के कारण इसका निर्माण हुआ है। क्लियर, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा नेयर्स ट्रेंच, ये भी एक ट्रेंच है, बस मैपिंग में इसका नाम याद रखिएगा कि ये प्यूर्टो रिका के ऊपर आता है, ठीक है। अब ध्यान से देखें, आप सभी को शायद याद होगा कि मैंने आपको एक टाइमलाइन याद कराई थी, ठीक। अगर आप लोगों ने मेरा जो मैपिंग वाला वीडियो है, जो माफ कीजिएगा, जो हमारा एनसीईआरटी का फिजिकल ज्योग्राफी वाला वीडियो था, याद रखिए मैंने उसमें स्टार्टिंग में कुछ चीजें बताई थी। अगर किसी स्टूडेंट ने उसे सिंक इन करा होगा ना, मैं दावे के साथ कहता हूं वो ऐसा आंसर लिखने वाला है जो किसी ने भी इस तरीके से नहीं लिखा होगा। आप माने मेरी बात, आई परफेक्टली नोज दिस थिंग के ऐसा है कि अगर किसी ने उस चीज को पूरे तरीके से सिंक इन करा होगा तो ऐसा आंसर फिर दोबारा जो है वो कभी नहीं, या फिर सामान्यतः व्यक्ति जो है वो नहीं लिखता इतना डिटेल में। देखिए मैंने आपको समझाया था वहां कि एक समय था 1492 जहां पर कोलंबस निकला, फिर मैंने आपको समझाया कि एक समय आया जो था 1497 का जब अमेरिको वेस्पुची निकला। इसके पश्चात याद रखें कि एक समय आया 1500 के बाद का, जब डिस्कवरी से स्टार्ट होना जो है वो चल पड़ी और सभी लोग जो है निकले आने के लिए। फिर मैंने आपको समझाया ये पूरा काल चला और फिर 1801 तक आते आते 1800 आते आते सारी चीजें जो है सारे एरिया डिस्कवर हो गए। और 1801 से 1845 ये वो समय था जब अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट नामक व्यक्ति ने जो है वो वर्ल्ड में ये बताया कि नक्शे पर जो है महाद्वीप एक से दिखाई देते हैं। अटलांटिक महासागर पर फोकस ही था उनका। अब इसके पश्चात मैंने आपको समझाया था 1873 से 1876 के बीच में जो है HMS चैलेंजर्स ये निकला था। इसकी जो रिपोर्ट है मैंने आपको बताया था, वो रिपोर्ट का नाम है बेसिकली HMS चैलेंजर्स वोयागे रिपोर्ट या खोजी रिपोर्ट, या ये एक्सपीडिशन था बेसिकली एक खोज कार्यक्रम था जिसमें जो है वो बेंजामिन और थॉमस के लीडरशिप में जो लोग थे वो निकले थे। नेवल कमांड, लंदन के नेवल कमांड की शिप में से तोप हटाकर बड़े बड़े जो है ड्रम्स में अल्कोहल लेकर, जिससे 1000 से ज़्यादा प्रजातियों को डिस्कवर करा गया, बहुत सारे एरियाज़ को डिस्कवर करा गया। और यहीं पर जो बात कही गई कि भाई ऐसा बिल्कुल संभव है कि ज़मीन के अंदर भी दुनिया हो, क्योंकि हमने ज़मीन के अंदर पर्वत, पठार, मैदान ये सब कुछ देखे और हमें नदियों की उपस्थिति भी महसूस हुई। तो इसी से जो है वो आप देखते होंगे मरमिड वाला एक कंसेप्ट निकला कि भाई दुनिया में एक जगह भी होगी सागरों के अंदर एक नई दुनिया के रूप में।
तो ये सारी चीजें अगर इस तरीके से आप समझाएंगे और फिर जब ये सब चीजें निकल कर आई तब जाकर जो है वो एक सिद्धांत आया जिसे कहा गया सी फ्लोर सेपरेशन या सागर नीतल प्रसरण का सिद्धांत। और इसके पश्चात एक पूरी गाड़ी चल पड़ी। 1924 को ये आया, फिर जो है धीरे धीरे करके 1960 आते आते जो है वो अल्फ्रेड वैगनर की भी थ्योरी आ गई। फिर अल्फ्रेड वैगनर के बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आ गई और सब कुछ जो है वो क्लियर हो गया। तो ये इस तरीके से अगर आप समझाते हैं और इस सभी का जो प्लेइंग एरिया है यानी कि इन सभी का जो कार्य क्षेत्र है वो कौन सा रहा, वो रहा बेसिकली अटलांटिक ही। तो याद रखें कि यहां आपको दिखाई देगा कि जो क्षेत्र है काफी डाइवर्स है, जो एरिया है काफी इंपॉर्टेंट है, और सी फ्लोर सेपरेशन थ्योरी अर्थात सागर नीतल प्रसरण के सिद्धांत की उत्पत्ति का क्षेत्र भी अटलांटिक महासागर है। और इसी का प्रमाण है कि आपको यहां पर दो जो है वो रिजेस दिखाई देंगी। आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से देखिएगा, एक मध्य अटलांटिक कटक ये है और एक मध्य अटलांटिक कटक ये है। यहां मैंने मध्य अटलांटिक कटक सिर्फ नीचे लिखा है, ये ऊपर के लिए भी सेम एज है। याद रखें मध्य अटलांटिक कटक स्टार्ट होता है फ्रॉम ग्रीनलैंड, ये जाता है नीचे अंटार्कटिका वाले एरिया तक। 78,000 किलोमीटर लॉन्ग अनब्रोकन चेन ऑफ लो हाइट हिल्स, यानी कि एकदम सतत कम ऊंचाई की पहाड़ियों का या छोटी छोटे जो है हिल्स का एक चेन जो स्टार्ट होता है ग्रीनलैंड से बिल्कुल जाता है नीचे अंटार्कटिका तक। ये 78,000 जो है किलोमीटर लंबा ये एक चेन है जो पूरे एरिया को कवर करती है। और ये बनी किसके कारण है, तो याद रखें इन दोनों ही प्लेटों के अलग होने के कारण। ये तो वैसे स्थिर है, ये दोनों प्लेटों के इस दिशा में गमन के कारण। इसमें याद रखिएगा मिड अटलांटिक रिज का एक पोर्शन जो ऊपर की दिशा में है इसे डॉल्फिन राइज के नाम से जाना जाता है, और जो नीचे वाला एरिया है ये याद रखिएगा ये मिड अटलांटिक रिज का जो है चैलेंजर्स वाला पार्ट कहलाता है। इसी के साथ ये भी याद रखिएगा कि वॉल्विस बेसिन या फिर वॉल्विस रिज जो है वो बेसिकली चैलेंजर्स रिज से स्टार्ट होती है। ये तो शायद जो है वो किसी एक एग्जाम में भी पूछा गया था। जो वॉल्विस रिज है ये स्टार्ट होती है अटलांटिक वाले पार्ट के दक्षिणी क्षेत्र से और ये गिनी की खाड़ी की तरफ जाती है। गिनी की खाड़ी याद रखिएगा ये अफ्रीका के कौन से पार्ट में है, वेस्टर्न पार्ट में है। तो अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में गिनी की खाड़ी दिखाई देगी। इसी के ऊपर यहां पर आपको जो है वो गिनी बेसिन भी देखने को मिलता है। तो याद रखें यहां जस्ट अ फ्यू सेकेंड, यहां आपको जो है गिनी बेसिन भी दिखाई देता है, कई बार इसे गिनी का पठार भी कहते हैं। और पठार भी है वहां पर, बेसिन भी है यहां पर, और खाड़ी भी आपको दिखाई देगी गिनी की। इसके ऊपर केप वार्दे, इसके नीचे जो है यहां पर केप ऑफ गुड होप्स दिखाई देता है। ठीक, केप ऑफ गुड होप्स यानी कि वो रास्ता जहां से होकर जो है वो हिंद महासागर में एंट्री ली जा सकती है। कहां से, अटलांटिक महासागर से। क्लियर। तो याद रखें केप वार्दे से यहाँ नीचे तक केप ऑफ गुड होप्स तक, बीच में जो है वो गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी से आता हुआ वेल्विस रिज। दिमाग में इस चीज को जो है वो बेहतर तरीके से सेटल डाउन कर ले। अब एक रिज आपको यहां दिखी डॉल्फिन, दूसरी रिज आपको यहां दिखी चैलेंजर्स, तीसरी रिज आपको दिखाई दी वॉल्विस। वॉल्विस जा रही है किसकी ओर, गिनी की खाड़ी की ओर, अफ्रीका की ओर। इसी तरीके से याद रखिए एक रिज है जिसे कहा जाता है थॉमस राइज। ओके, तो इसे याद रखिएगा जो थॉमस राइज है ये ग्रीनलैंड से स्टार्ट होता है और ये ग्रीनलैंड से स्टार्ट होकर जो है वो ब्रिटेन की तरफ तक जाता है। तो यहां पर कुछ प्रमुख रिजेस हैं, कुछ प्रमुख ट्रेंचेस हैं, और इस एरिया की पूरी मैंने आपको हिस्ट्री से लेकर करंट सिनेरियो तक की चीजें बताई। करंट में अगर आपको और भी चीजें जाननी हो तो अटलांटिक महासागर जो है वो सबसे ज्यादा फोकस पर रहता है। इसका नाम जस्ट बिकॉज ऑफ नेटो या कह लीजिए नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, यह यूएस अलाइन नेशंस का ग्रुप है, फाइन, जिसमें जो है जिसको लीड करता है यूएसए। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिफेंस रिजीम है जहां पर यूएसए प्रोक्लेम करता है कि यूएसए और साथ में नेटो में जो भी देश आएंगे, याद रखिए ये सारे देश जो है ये वास्तविकता में एक रिजीम की तरह कार्य करेंगे। अगर इन देशों में से किसी के भी ऊपर अटैक होता है तो ये माना जाएगा कि सभी देशों पर अटैक हो, और सभी देशों में यूएसए आता है। एवरी नेशन ऑफ दिस एरिया यूज्ड टू थिंक कि कभी ना कभी यूएसए जो है वो सुदर्शन चक्र लेकर आएगा और सभी को बचा लेगा। बट यूएसए इज अ नेशन, याद रखिएगा यूएसए एक ऐसा देश है जो कभी भी युद्ध में जो है एंट्री नहीं लेता। याद रखें कि यूएसए की फिलॉसफी है कि युद्ध में जो है सबसे लेट एंट्री लेने वाला देश जो है वो सबसे आगे होता है। फाइन, तो ये याद रखिए कि ये पूरा डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। आपको नेटो के बारे में याद रखना है कि नेटो बेसिकली जो है वो डिफेंस रिजीम है,
और इसमें मुख्यतः जो है वो यूएसए आता है। इसी का पार्ट बनना चाह रहा था यूक्रेन, और यूक्रेन इसका पार्ट ना बने इसी की श्योरिटी के लिए जो है रशिया ने डिमांड रखी, जो फुलफिल नहीं हुई। एंड ऑफ द डे डिस्ट्रक्शन, यानी कि एंड ऑफ द डे जो वॉर है वो स्टार्ट हुई और स्टिल इज ऑन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें अटलांटिक के लिए आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है टू नो। और अगर आप इसमें कोई और डिटेलिंग चाहते हैं या फिर आप किसी और विषय पर जो है वो वीडियोस चाहते हैं तो फ्रीली यू कैन मेंशन योर एडवाइस। आप सभी के सुझाव जो हैं वो इनवाइटेड हैं, आप बताएं, हम उस पर जो है वीडियो लेकर अवश्य रूप से आएंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।